ठाणे पुलिस ने 2 लोगों मिलिंद एकबोटे और संभाजी भिड़े को भी गिरफ्तार किया है। संभाजी भिड़े महाराष्ट्र में शिव प्रतिष्ठान नाम से संगठन चलाते हैं, तो वहीं मिलिंद एकबोटे हिंदू एकता अघाड़ी का नेतृत्व करते हैं। महाराष्ट्र में हिंसा भड़कने की असली वजह दलित गणपति महार के समाधि स्थल को बताया जा रहा है। यहीं इन दोनों नेताओं के समर्थकों ने तोड़फोड़ की। गणपति महार वही दलित हैं जिन्होंने संभाजी राजे का अंतिम संस्कार किया था, अपने हाथों से संभाजी के लिए समाधि बनाई। लेकिन शिव प्रतिष्ठान चलाने वाले भिड़े और हिंदू एकता अघाड़ी के नेता एकबोटे का मानना है कि संभाजी राजे का अंतिम संस्कार दलित ने नहीं बल्कि उनका अंतिम संस्कार भीमा नदी के तट पर मराठाओं ने किया था। भिड़े और एकबोटे सरकार से लंबे समय से सरकारी रिकॉर्ड में गणपत महार का इतिहास बदलने की मांग करते आए हैं। 31 दिसंबर को दोनों संगठनों ने काला दिवस मनाया। 31 दिसंबर को ही पुणे के पास भीमा कोरेगांव में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। ये आयोजन भीमा कोरेगांव युद्ध की 220 सालगिरह से जुड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि 1 जनवरी 1818 को कोरेगांव भीमा में 800 महारों ने चित्पावन ब्राह्मण पेशवा बाजीराव द्वितीय के 30,000 सैनिकों को अंग्रेजों के साथ मिलकर हरा दिया था। इसका जश्न वो हर साल के आखिर में मनाते हैं, लेकिन इस बार 220 सालगिरह होने के कारण इस कार्यक्रम में दलितों के 50 संगठन शामिल हुए थे। कुछ मुस्लिम संगठन भी शामिल थे। 3 लाख से ज्यादा दलित कोरेगांव में इकट्ठा हो गए थे। कार्यक्रम के मंच पर गुजरात से विधायक और कांग्रेस पार्टी के समर्थक जिग्नेश मेवाणी मौजूद थे। इसके अलावा इस मंच पर उमर खालिद भी मौजूद था, जो जेएनयू में देश की बर्बादी के नारे लगाने वाले विवाद में शामिल था। कार्यक्रम में दोनों ने भड़काऊ भाषण दिए, जिसके बाद दोनों के खिलाफ पुणे में एफआईआर दर्ज की गई है। दूसरी तरफ दलितों के संगठन का नेतृत्व कर रहे प्रकाश आम्बेडकर की माने तो भिड़े और एकबोटे के लोगों ने कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे लोगों पर हमला कर दिया। और वही मास जो है उनके नेतृत्व में मेन रोड पे जो लोग यहाँ पर आ रहे थे उन पर उन्होंने पथराव किए, गाड़ियां जलाई और जो महिलाएं थी उनको, बच्चे थे, उनको मारपीट करके उनको भगा दिया। भीमा कोरेगांव युद्ध के शौर्य दिवस के आयोजन को लेकर हुई हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई। जातीय हिंसा की आग मंगलवार को मुंबई सहित महाराष्ट्र के 18 जिलों में फैल गई। ये आग धीरे धीरे थम रही है, लेकिन कर्नाटक चुनाव और फिर 2019 के चुनावों को लेकर जातीय हिंसा पर राजनीतिक समीकरण साधने का खेल जारी है। एक छोटा सा अपडेट दे देते हैं और दुरुस्त कर देते हैं खबर को कि एकबोटे और भिड़े ये 2 लोग हैं जिनको एफआईआर में नेम किया गया है, जिनके बीजेपी कनेक्शन कहे जाते हैं। इनको अभी अरेस्ट नहीं किया गया, यानी कि इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। टुनाइट एट 9 में बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर उदित राज, जो कि एमपी हैं लोकसभा के, बीजेपी का सबसे बड़ा दलित चेहरा, एक इंडिपेंडेंट दलित थिंकर रहे हैं, लीडर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीएल पुनिया साहब वरिष्ठ नेता, वो भी एमपी हैं कांग्रेस के, वो जुड़ रहे हैं। दिलीप चंद्र मंडल जी, जो कि एक सोशल थिंकर है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज गुप्ता जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़ रहे हैं। डॉक्टर उदित राज, आप अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं सुबह से ही, और इसको लेकर लगातार कांग्रेस बीजेपी के बीच में मैच चल रहा है। कोई दुर्भाग्यपूर्ण बता रहा है, कोई इसको एक राजनीतिक साजिश बता रहा है, कोई ये कह रहा है कि निंदा होनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर पिछले 48 घंटे की डेवलपमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? इस पूरी हिंसा के तांडव के लिए आपकी नजरों में कौन जिम्मेदार है? ये जातीय घृणा या मानसिकता ही इसका कारण है। जब भीमा कोरेगांव में बड़ी संख्या में दलित इकट्ठा हो रहे थे, तो जो लोग रास्ते में थे उनके ऊपर हमला हुआ। तो आप ये बताइए कि जो लोग इकट्ठा हुए थे लाखों में, वहां तो कोई भगदड़ नहीं हुई। अगर बाधित किया गया रास्ता तो दलितों का किसने किया? तथाकथित सवर्ण मानसिकता के लोगों ने किया। तो अगर जड़ को हम देखें तो एक कुछ जो सवर्ण मानसिकता, जातिवादी मानसिकता, जो 2 लोगों का आप नाम अभी ले रहे थे, वो कारण है कि जो लोग शांतिपूर्वक इस कार्यक्रम में भाग लेने आ रहे थे उनके ऊपर हमला क्यों किया? इसलिए हमला किया कि कैसे महार दलित आज हमारे पूर्वजों को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं मानसिकता है। उसके एक दिन पहले वाढू गांव में, जहां पर संभाजी का संस्कार किया गया था, अब गोविंद गायकवाड़ ने कर दिया, दलित ने कर दिया, तो कोई गलत कार्य कर दिया है?
उसके ऊपर एक मानसिकता इनकी है कि दलित कैसे कर सकता है, तो जातिवादी मानसिकता का ही उपज है। इसको कानून व्यवस्था से जोड़ करके जब तक देखा जाता रहेगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन अगर डॉक्टर उदित राज, आग है तो जलेगी। डॉक्टर उदित राज, आपका दिल भी पसीजता होगा जब दलित वहां पर एकत्रित होने के लिए जा रहे थे और उनके साथ लूटपाट हुई, मारपीट हुई, उनको वहां से खदेड़ने की कोशिश हुई, तो दो लोगों के नाम इसमें आ रहे हैं, दोनों के बीजेपी कनेक्शन बताए जा रहे हैं, आरएसएस कनेक्शन बताए जा रहे हैं। एक संभाजी शिंदे हैं जो कि उर्फ गुरुजी कहा जाता है, वो एक आरएसएस प्रचारक हैं, दूसरे हैं एक बोटे। तो कानून और व्यवस्था की बात ना मानी जाए, लेकिन फिर भी अगर ये दो लोग जिनकी मानसिकता स्वर्ण मानसिकता है, अगर आपके शब्दों को ही मैं चुनूं, तो इनके खिलाफ एक्शन लेना तो पुलिस और सरकार का काम है ना। इन दोनों को तो अरेस्ट होना चाहिए। देखिए ऐसा है, मेरा कानून व्यवस्था से ही जोड़कर इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, मैं यह कहना चाह रहा हूं। दूसरा, जाति उन्मूलन ही इसका एक इलाज है। दुर्भाग्य से जब जनतंत्र को हमने अपनाया, गवर्नेंस का जो प्रथा है, प्रणाली है, तो न पार्टियों ने न सरकार ने, स्टेट ने सोशल सिस्टम में प्रवेश करने की कोशिश किया, रिफॉर्म करने की कोशिश किया, जाति को खत्म करने की कोशिश किया। जाति जैसे लार्जेस्ट सब्जेक्ट अभी एड्रेस के बाहर है, न पॉलिटिकल पार्टी जिसको एड्रेस करती है, न गवर्नमेंट एड्रेस करती है। तो जाति व्यवस्था बनी पड़ी हुई है, थोड़ा बहुत परिवर्तन शहरों में जरूर आया है। उस मानसिकता का उभार समय समय पर आ जाता। सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, एनसीपी की हो, बीएसपी की हो, डॉक्टर उदित राज, ये लॉन्ग टर्म में बातें ठीक लग रही हैं आपकी, लेकिन आप अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। मुझे ये बताएं कि लाखों लोग वहां पर एकत्रित हो रहे थे, खबर पुलिस प्रशासन को मिल गई, उनको पहले दलितों के साथ हिंसा हुई, तो मुझे एक बात बताएं, प्रशासन के पास इंटेलिजेंस फेलियर से लेकर हिंसा को काबू में नहीं किया, 48 घंटे तक हिंसा का तांडव होता रहा। क्या आप इसको महाराष्ट्र सरकार की नाकामी नहीं मानते हैं कि जातीय हिंसा का इतना उग्र रूप ले लिया उसने? मैं दो चीज कहूंगा इसमें, चाहे जिससे कनेक्टेड हो, भिडे और बोटे, और ये तो इंक्वायरी पर पता लगेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कई बार ऐसा होता, मैं गवर्नमेंट में रहा हूं, पहले एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स पोस्ट से इस्तीफा दिया हूं, तो लोग सोचते थे कि इनकम टैक्स वालों को सब कुछ पता है, लेकिन कितना भी कोशिश करो तो कई चीजें अब्रप्टली पैदा हो जाती है, अचानक पैदा हो जाती है। ये मेरा ख्याल है कि सडन स्पॉट है, जिसको बाद में सरकार ने सर धारा 144 पहले लगाई जा सकती थी, र्यूमर मॉन्गरिंग हो रही थी तो इंटरनेट सेवाएं ठप की जा सकती थी, पुलिस वहां पर और ज्यादा तादाद में हो सकती थी, पुणे में कंटेन हो सकता था, वो पूरे महाराष्ट्र के 18 शहरों में फैल गई। क्या सरकार एक्टिव जल्दी नहीं हो सकती थी? ऐसा है कि 18 उसके बाद में तो फैलना था ही, उसके बाद का फैलना आश्चर्यजनक नहीं। आश्चर्यजनक यह है कि 3-4 दिन तक जो तनाव था वहां पर, अंदरूनी ये सारी चीजें पैदा हो रही थी, सुगलक रही थी, उसका पुलिस इंटेलिजेंस वहां फेल्योर मुझे लगता है कि रही है। अगर है तो उस पुलिस वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए, इंटेलिजेंस के खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए कि आखिर में क्यों नहीं वो कैच कर पाए, एंटीसिपेट क्यों नहीं कर पाए, वो मैं एंगल देखता हूं। बाद में जब हो गया मामला, तब तो बड़े नेता प्रकाश अम्बेडकर जी, तमाम सारे लोगों ने आवाहन ही कर दिया। जब आवाहन एक बार कर दिया तो महाराष्ट्र में दलितों की साइकी कैसी है आप जानते हैं, ये रिएक्शन करते हैं। नहीं, रिएक्शनरी तो समझ में आता है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है, आज डॉक्टर उदित राज आप खुद कह रहे हैं कि ऐसा तो चलता है, आपने इसको इस तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश की। पीएल पुनिया साहब, राहुल गांधी तो कहते थे कि चीज चलता है, मुझे बताइए क्या चीज चलता है? नहीं, आपने ये कहा कि इस तरह का रिएक्शन एक्सपेक्टेड था, और ये माइनर जिस तरह से पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर था वहां पर तो कोसा जाना चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो कुछ भी हुआ और लैप्सेस नहीं है। देखिए, ऐसा हिस्ट्री टेल समथिंग अर्स। ये महाराष्ट्र का कई घटना मैं देख रहा हूं। एक बार जब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति का खंडन किया गया था कानपुर में, तो महाराष्ट्र जल गया था, जल पड़ा था। ये वाला जो
ये बाबा साहब के लिए जो भूमि है, वो जो मिल है, उसके ऊपर भी ये हुआ। तो एक वहां पर मिलिटेंसी तो है, मैं मानता हूं इस बात को, मिलिटेंसी तो एक्सपेक्टेड तो थी ही। ठीक है, कई बार हो चुका है इस तरह से। एक बार की दिलीप मंडल आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्विकली, फिर मैं पुनिया साहब के पास। नहीं, देखिए मुझे लग रहा है अंचल कि ये जो प्रश्न है भीमा कोरेगांव का, ये थे, और अगर आप देखेंगे तो भारत के संविधान सभा में भी ये सवाल उठा था कि क्या एक जो भारत बनता हुआ राष्ट्र है, इसमें जाति और वर्ग के प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा। तो भीमा कोरेगांव में जो हुआ उसको अगर अब आप देखना चाहेंगे, यही नहीं किया कभी, केवल अम्बेडकर ही बिल्कुल ये इस प्रश्न पर मैं बिल्कुल उदित राज जी से सहमत हूं कि इन प्रश्नों को कभी एड्रेस नहीं किया गया। अब देखिए, एड्रेस के सड़कों पे किया जाएगा। नहीं, इसको देखिए, आप अगर इन प्रश्नों को संसद पर नहीं रिजॉल्व होता है तो संसद के सारे दुनिया का ये इतिहास देखिए, संसद के प्रश्न सड़कों पर हल होते हैं। और मतलब बहुत ये बुरा तो भी नहीं ऐसा लग रहा है कि आप लोग कहें कि कास्ट वॉर्स एक्सपेक्टेड हैं और ये इस तरह के रिएक्शन होते रहेंगे, उमड़ते रहेंगे। आप इसको मतलब एक ऊना, एक सहारनपुर, एक कोरेगांव, तो कुछ भी आग लगा दीजिए। इतने सरल तरीके से देखेंगे तब तो लगेगा कि जैसे आप स्क्रीन पर लिख रही हैं कि ये हिंदुत्व, ये दलित बनाम मराठा की लड़ाई है। अब भीमा कोरेगांव में मराठा तो लड़े नहीं, वहां पेशवा का शासन था और मराठा जो थे, मराठा का राजा, वो तो सातारा में कैद था। मतलब तो दरअसल वो एंग्लो पेशवा वार था। और इसको तो इन चीजों को इतने सरल तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि भीमा कोरेगांव को अगर आज एक शौर्य के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है तो आप इस देश के 20 करोड़ दलितों की उस मानसिकता को समझिए जिन पर हजारों साल से उत्पीड़न हुआ है। पहली बार ये इतना बड़ा समुदाय राष्ट्र निर्माण में हिस्सेदार बना है। आज अगर वो अपने आइकन्स तलाश रहा है, आप देखिए कि पिछले 10 साल के अंदर में बाबा साहब की राष्ट्रीय स्तर पर कैसी प्रतिष्ठा हुई है और विश्व आइकन के रूप में वो स्थापित हो रहे हैं। फुले और सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय आइकन के तौर पर स्थापित हो रहे हैं। तो इस स्पेस को दरअसल मुझे लगता है कि कहीं सवर्णों को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा अगर वो राष्ट्र निर्माण में सबको हिस्सेदार मानते हैं, जिस पर मुझे संदेह है कि आज भी वो इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि दलित भी नागरिक हैं और उनके भी समान अधिकार हैं, उनके भी आइकन हो सकते हैं, उनके भी हीरो हो सकते हैं। सर कानून को तो चाहे स्वर्ण हो चाहे दलित हो, किसी को भी कानून देखिए दलितों पहले सरकार का फेलियर रहा कि इतने सारे लोग हो रहे थे। इस बात को गौर से देखिए कि दलितों की 10-10 लाख की सभाएं जितनी शांतिपूर्ण ढंग से इस देश में होती हैं और जितना ऐतिहासिक गुस्सा है उसको उन्होंने जिस तरह नहीं, ये तो बिल्कुल फैक्ट है। वहां पे जो दलित जा रहे थे गांव में इस आयोजन के लिए, वो निहत्ते थे, औरतों के साथ थे, बच्चे उनके साथ थे, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। मुझे बताइए उदित राज जी क्यों नहीं मान रहे हैं कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही जब उनके साथ मारपीट और लूटपाट हुई? राजनीति वहां पे भी तो हो रही है। मैंने उदित राज जी क्विकली, आप कह रहे हैं कि नहीं, वो निहत्थे जा रहे थे तो उसका इंतजाम किया जाना चाहिए। पुलिस फेलियर है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। क्या कर रहे थे वो लोग? ये तो मैं पहले कह चुका हूं कि 2-3 दिन से आग सुलग रही थी, अंदर अंदर टेंशन था, तो इसका प्रिकॉशन क्यों नहीं लिया गया? और आग सुलगा कौन रहा था उदित राज जी? आपकी भी तो खबरें होंगी, क्योंकि वहां पर तो बीजेपी तो संसद के अंदर कह रही है कि कांग्रेस डिवाइड एंड रूल कर रही है, जबकि नाम आ रहा है 2 लोगों का जो कि आरएसएस और राइट विंग से जुड़े हुए हैं। देखिए ऐसा है, मैं जो तथ्य मेरे सामने है मैं उसकी बात करना चाहता हूं। और जैसे कि जो दलित लोग पार्टिसिपेट करने आ रहे थे उनको रास्ते पे मारा गया, और रास्ते में मारने वाले कौन है उनको पकड़ो, उसी से इसका समाधान निकलता। कौन सर वही तो सवाल है कि क्यों नहीं उनको पकड़ा गया? 48 घंटे हो गए, क्यों नहीं पकड़ा गया? अगर उस वक्त पुलिस मूक दर्शक नहीं होती, वहीं पर त्वरित कार्रवाई होती, तो आखिरकार हिंसा की ये जो पूरी की पूरी आग है महाराष्ट्र के 18 शहरों को अपनी चपेट में नहीं लेती। पीएल पुनिया जी, आग को भड़काने का काम तो आपने भी किया। कहा राहुल गांधी गुजरात में कहते फिर रहे थे कि हम तो प्यार की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति बीजेपी को करने दीजिए, लेकिन ट्वीट पहला किया उसमें तो वो भी राजनीति कर गए। प्यार तो नहीं छलका, वो तो सरकार के नुक्स निकालने पे उतर आ गए। क्या ये शांति की अपील नहीं करी जा सकती थी कांग्रेस की तरफ से? नहीं, राहुल जी ने जो ट्वीट किया है उसमें कहा भड़काने की बात कही है। उसमें तो ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की ये कोर फिलॉसफी है कि वो हमेशा दलित समाज के उनको दबाने का काम करते हैं। ऊना की घटना का उन्होंने उल्लेख किया, रोहित वेमुला की घटना का उन्होंने आत्महत्या की उसका उल्लेख किया, और अब ये शांति की अपील कर देते हैं। भीमा कोरेगांव के घटना का उल्लेख किया। तो ये तो हकीकत है,
ये तो हकीकत है। उस समय तक ना तो जो बंद था, महाराष्ट्र बंद, वो उसकी शुरुआत ही नहीं हुई थी। उन्होंने जो फैक्ट उनके सामने आए वो सही कहा। दलितों के साथ में अगर वो सहानुभूति करते हैं और जिस तरीके से दलितों को उत्पीड़न होता है उसके ऊपर वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो भड़काने की बात कहाँ हो गई? भड़काने का काम तो प्रशासन की देखरेख में हो रहा था। जब ये मिलिंद भिड़े और मिलिंद इकलौते और संभाजी भिड़े ये पहली तारीख से 2-3 दिन पहले से कार्यक्रम करते विरोध कर रहे थे, वहां पर माहौल गर्म किया हुआ था। और जिस तरीके से दलित समाज के लोग जो कार्यक्रम में आ रहे थे, विजय स्तंभ पर जहां कार्यक्रम सालों साल से आता रहा है, जो प्रशासन को और राज्य सरकार को जानकारी थी, उसके बावजूद भी ना उन्होंने प्रिकॉशन लिया। अच्छा, रिपोर्ट हमारे खिलाफ तो किसी के नेता के खिलाफ नहीं हुआ। ये जो लोग दो रिपोर्ट लिखी गई है वो तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और अभी चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हमने जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। जुडिशियल इंक्वायरी भी इन सबको बचाने के लिए समय निकल जाएगा, गुजर जाएगा, कार्रवाई ना करनी पड़े, गिरफ्तारी ना करनी पड़े। और ये क्या सत्य नहीं है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के बहुत नजदीक के लोग हैं और यही सब पूरे खुराफात करेंगे? और यहाँ पर अनुज गुप्ता जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उदित राज जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, पुनिया साहब। लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। तुरंत चर्चा में आप दोनों को लेकर आऊंगी, एक छोटा सा ब्रेक, जब लौट रहे हैं। 9 में आपका स्वागत है। पुणे में भड़की जातीय हिंसा के बाद हालात अब नियंत्रण में है, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हुई है। पुणे से हमारे संवाददाता राजेश कुमार की पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा। जो आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि साल के पहले दिन इस इलाके में, पुणे से सटे भीमा कोरेगांव इलाके में उपद्रव किस हद तक हुआ है। जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, या ये मारुति का शोरूम था, यानी कि गाड़ियों का, कार का शोरूम था, और उपद्रवियों ने इसे पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। अब सिर्फ यहां पे बची हैं तो राखें बची हैं, उन गाड़ियों की राख बची है। और आपको तो जहां भी आपकी निगाह जाएगी कैमरे के जरिए, आपको जले हुए शोरूम में जो गाड़ियां मौजूद थी वो दिखेगा। पूरा शोरूम जो है वो उपद्रवियों ने यहां पर जला कर रख दिया है। गाड़ी जो है वो यहां पे आग बुझाने के लिए आई थी और उसमें आग लगा दी गई और उसे भी पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। यहां पे होटल था, उसे भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया, उसमें भी तोड़फोड़ की गई भारी पैमाने पे। कैमरामैन से कहूंगा होटल की जो तस्वीरें हैं वो दिखाएं, उसे भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। लेकिन सबसे भयानक तस्वीर इस गैरेज की है, सबसे भयानक तस्वीर इस गैरेज की है, जहां पे जो गाड़ियां यहां पे आई हुई थी, बनने के लिए लोगों ने छोड़ा था, उसे भी उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। ये गाड़ियां हैं जिनमें उपद्रवियों ने आग लगाया है, और ये कोई 1-2 जगह नहीं है, ऐसी दर्जनों जगह हैं जहां पे इसी तरीके से आगजनी की गई है। आए लोग गाड़ी में आग लगाए, मारपीट भी चालू था। यहाँ पे हम लोग थे, बचा रहे थे, लेकिन वो कोई सुने ही नहीं। क्या बोल रहे थे वो लोग? जला दे, हम लोग बचा, हमको भी बोल रहे हट जाओ यहाँ से, नहीं तो जला देंगे आप लोग को भी। कैमरामैन रमेश महिदा के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, भीमा कोरेगांव, पुणे। और आम जनता, गरीब लोग, वो हो जाते हैं कोलैटरल डैमेज। ब्रेक से पहले डॉक्टर उदित राज कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि पीएल पुनिया ने सीधे सीधे आरोप लगाया आपके ऊपर कि बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता है, आप ही के लोग के खिलाफ एफआईआर हुई है, कोई एक्शन नहीं हुआ है। डॉक्टर उदित राज, जवाब। पुनिया जी से मैं पूछना चाहूंगा कि 70 साल से ज्यादा हुए देश को आजाद हुए, ज्यादातर समय कांग्रेस की हुकूमत थी। अगर इस प्रश्न को संबोधित किया होता, जाति प्रश्न को संबोधित किया होता, तो मेरा ख्याल है कि आज जो झगड़े की जड़ है, जो असमानता है, जो भेदभाव है, जो घृणा है, या वो कम हुई होती, तो इतना आसानी से जब चाहे कोई दलितों के ऊपर हमला कर दे न होता। तो इस प्रश्न को संबोधित किया जाना चाहिए, बजाय कि इसने किया उसने किया। मैं फिर से कहता चाहता हूं, पूरे देशवासियों से, सभी पार्टियों से अपील करना चाहता हूं कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब यह बड़ा जटिल प्रश्न है, इसको संबोधित किया जाना चाहिए राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। डॉक्टर उदित राज, आई बेग टू डिफर, ये जो हो गया सो हो गया,
मैं विश्वास कम से कम नहीं रखती हूं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे बताएं अनुज गुप्ता जी, That I have already said to you. That I have already said to you that they should be apprehended and brought to the justice, brought to the book. लेकिन सर सरकार की भी, प्रशासन की भी, पुलिस की भी क्यों सोती रही, क्यों एक्शन में सरकार नहीं आई? सवाल इन सबके ऊपर होंगे। ठीक है अनुज गुप्ता जी, The perpetrators must be apprehended जी। and brought to the book. ठीक है, हम आएंगे डॉक्टर उदित राज आपके पास। अनुज गुप्ता जी मुझे ये बताएं, प्रकाश अंबेडकर जो कि पोते हैं उस शख्स के, B.R. अंबेडकर के, जो कि संविधान के जनक कहे जाते हैं, उन्होंने कहा कि अगर हम बंद वापस नहीं लेते तो आधी मुंबई तो वैसे ही जल गई होती। उन्होंने कहा वी वोंट टेक इट लाइंग डाउन। और अब इस तरह के वाक्य बढ़े आए कि संविधान के जनक के पोते को ही एक तरह से संविधान पर विश्वास नहीं रहा कि दलित उत्पीड़न से निपटने में हम नाकामयाब रहे। देखिए, ये सब राजनीति का मामला है। प्रकाश भाई रहते तो पूना में है और चुनाव लड़ने के लिए विदर्भ में जाते हैं, जहां पे जो बौद्ध दलित हैं उनकी संख्या अच्छी है ये सोच करके, लेकिन वहां चुनाव हार जाते हैं। उनको समझना होगा कि केवल दलितों के नाम पर वो चुनाव महाराष्ट्र में नहीं जीत सकते। मुश्किल से 10% दलित हैं वहां पर, और इसलिए जब तक कि समाज के अन्य हिस्सों के साथ जोड़ करके नहीं चलेंगे और इस तरह की हिंसा को यदि भड़काने की कोशिश करेंगे या उसे फिर तो अनुज जी ये भी बताइए कि इसके पीछे पूरी की पूरी चुनावी पॉलिटिक्स है 2019 से, इसे एक सिंपलिसिटेड दलित उत्पीड़न का मामला न माना जाए? बिल्कुल संभव है ये। बिल्कुल इस देश में पिछले काफी समय से लोग महसूस कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय और दलित समुदाय, इसको जोड़ने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, जो कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो हिंदू समुदाय की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। शायद वैसी शक्तियां इसके पीछे लगी हुई होंगी या राजनीतिक शक्तियां भी। वैसी शक्तियां मतलब कांग्रेस? एक प्रश्न वैसी शक्तियां मतलब कांग्रेस? नहीं, कोई भी संभव है। कोई एक प्रश्न ये है अनुज जी कि हिंदुओं को दरअसल आपको लगता है कि तोड़ने की जरूरत है क्या? ये समाज ऑलरेडी 6000 जातियों में विभाजित नहीं है? हर जाति दूसरी जाति से नफरत क्या नहीं करती है? हर जाति क्या नहीं मानती कि उसके नीचे कोई जाति है और उसके ऊपर कोई जाति है? क्या ये देश बनने के लक्षण है? बिल्कुल आपका कहना सही है, जातिवाद को खत्म करना बहुत जरूरी है। सही है, लेकिन सवाल यही है जब आरक्षण रहेगा तो खत्म कैसे होगा? एक सवाल है। आरक्षण तो दरअसल हर जाति को राष्ट्र निर्माण में जोड़ने के लिए संविधान निर्माताओं ने आम सहमति से लाया है, इसलिए आरक्षण पर अगर प्रश्न किया जाए जाति खत्म करनी है तो आरक्षण के साथ डॉक्टर उदित राज, अच्छा ये बताइए कि जिस तरह से सड़कों पर दलित उतरे, क्या इस तरह की हिंसा के दौर भी सही है? क्या ये जवाब होना चाहिए? नहीं भाई, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते ना, हम हिंसा के समर्थक नहीं है। हिंसा किसी को नहीं करना चाहिए। संविधान के दायरे में रह करके ही अपनी मांगों को। तो प्रकाश अंबेडकर ने जो कहा आप उससे सहमत हैं? संविधान नहीं, अगर उन्होंने असंवैधानिक बात किया कि इसका मारपीट से जवाब अगर कहा, मैंने सुना नहीं, अगर कहा है तो असंवैधानिक है। कोई भी, चाहे प्रकाश अंबेडकर जी हो, चाहे मैं हूं या कोई कहे, असंवैधानिक कहेगा, कोई इलीगल काम करेगा तो और रूल वायलेशन की बात करेगा, कोई सपोर्ट होना नहीं चाहिए, अदरवाइज देश का क्या होगा? तो नहीं, चाहे ऊना हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे भीमा कोरेगांव हो, क्या आपको इसमें पैटर्न लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि घटनाएं तो पहले भी बहुत होती है, जैसे मैंने कहा कि लेकिन राजनीति अब ज्यादा होती है ना सर, इसलिए सवाल पूछना जरूरी है। सब लोग 2019 के हिसाब से सोच रहे हैं। राजनीति नहीं, राजनीति तब भी होती थी, अब भी होती थी। अब मीडिया ज्यादा हो गया है, इसलिए उस समय मीडिया ज्यादा नहीं था। 100-100, 200 दलितों को जिंदा जला दिया जाता था, काट दिया जाता था, मार दिया जाता था, बड़ा विभत्स रूप हुआ करता था। तो बहुत सारे पैटर्न इस देश में रहे हैं, पैटर्न एक ही है, ये कि घृणा पैटर्न यही एक ही है कि ऊंच नीच का जो भेदभाव है वही पैटर्न सब में मिलेगा। अब रेजिस्टेंस होने लगा, मुझे लगता है। पुनिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? पुनिया साहब, अब रेजिस्टेंस होने लगा, बात सही बात है। पुनिया साहब करने लगे हैं, खड़े होने लगे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आपने जो सवाल किया कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, बढ़ रही हैं, ऊना में हुआ, सहारनपुर में हुआ, यहाँ पर अभी यहाँ पर ये हुआ, तो ये मेरा ये मानना है कि लोगों में, दलित समाज में जागृति बढ़ी है और अपने अधिकारों के लिए
वो अब प्रोटेस्ट करते हैं। अगर उनके अधिकारों का हनन हुआ तो उसका विरोध करते हैं और इसलिए जगह जगह हो रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह के आंदोलन बड़े से बड़े होते जा रहे हैं, 10-10 लाख, 20-20 लाख इस तरह के जनसभाएं हो रही हैं। तो ये एक दलित जागृति का प्रतीक है, दलित एकता का प्रतीक है और ये मैं समझता हूं कि ये शुभ चिन्ह है। आप जब तक ये जो महाराष्ट्र में सड़कों पे हुआ, क्या इसे शुभ चिन्ह माना जाए? पुनिया साहब, दलित जागृति अपनी जगह है, लेकिन हिंसा का दौर किस तरह से महाराष्ट्र, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को पूरी तरह से पैरालाइज कर दिया गया? हिंसा तो किसी भी, देखिए जहां तक हिंसा की बात है, कानून को हाथ में लेने की बात है, पूरी तरह से गलत है। हम उसकी निंदा करते हैं। ये नेतृत्व के ऊपर है। तो ये जो जिग्नेश मेवानी उनको बुलाते हैं, नए कांग्रेस में शामिल हुए हैं, ये उनमें उमर खालिद जो इस हिंसा को भड़का रहे थे, वहां पर जाकर उनके अगेंस्ट भी रिपोर्ट्स आई हैं। उनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे अगर हिंसा का विरोध करें पुनिया साहब? देखिए, जो गलत काम करेगा, जो वास्तव में कानून के विरोध में करेगा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आपने तो इन्होंने, मैं पूछना चाहूंगा कि दलित समाज के खिलाफ जो उत्पीड़न किया, जो घटनाएं हुई, उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया। और दूसरे जो दलित समाज के लोग थे, जो लोग आए थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये भी तो भेदभाव कहीं न कहीं रुकना होगा। ये दलित विरोधी मानसिकता नहीं है तो और क्या है? प्रशासन की है और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विशेष रूप से है। वो हमेशा अगर सोचते हैं तो वो जात के आधार पर सोचते हैं, वो मनुस्मृति के आधार पर सोचते हैं। उनका ये रिकॉर्ड पे है। इन लोगों ने कहा कि ये जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, ये हिंदुस्तान के लिए क्यों है? हमारे लिए तो पहले से मनुस्मृति है, वो हमारा संविधान है। तो जिस तरह की मानसिकता है, जब तक वो मानसिकता नहीं बदलेगी, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और उसके डॉक्टर उदित राज, अभी आपको मनुवादी यहाँ पर बुला दिया, पीएल पुनिया जी ने, जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, वो आप गलत पार्टी में फंस गए हैं डॉक्टर उदित राज। नहीं तो जनेऊधारी राहुल जी, देखिए ऐसा है कि ये तो अभी आए हैं जो प्रोग्राम है, आप बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, एनसीपी हो, ये पॉलिटिकल प्रोग्राम है और पार्टी उसी के इर्द गिर्द होती है। अब मनवादी अगर इन्होंने बीजेपी को कहा तो कांग्रेस ने मनवाद को खत्म क्यों नहीं किया 60-70 साल? अरे भाई, अगर ये देखा जाए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो हिंदू कोड बिल फेल हुआ, किसने फेल किया? कांग्रेस के सांसदों ने ही फेल किया था। मनवादी मानसिकता के थे, तो मनवादी मानसिकता के हर दौर में हर पार्टी, हिंदू महासभा और दरअसल दोनों पार्टियां कल्प्रिट हैं। हिंदू महासभा और अम्बेडकर की लेगेसी को बीजेपी ने भी सभी पार्टियों में, सभी पार्टियों में, कांग्रेस से भी करना है, लेकिन अम्बेडकर के दिखाए रास्ते पर, संविधान के रास्ते पर नहीं चलना है। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत इस वक्त सीधे न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। राणा यशवंत, आप भी सवाल पूछ सकते हैं अगर चाहें तो उदित राज जी से। नहीं, आंचल, चूंकि बहुत देर से मैं सुन रहा था, मुझे लगा कि 2-4 मिनट के लिए मैं आ जाऊं, अपनी बात जरूर रखूं। उदित राज जी हैं और पीएल पुनिया साहब हैं। मेरा कहना ये सिर्फ है कि इस देश में जो राजनीति है, दलित राजनीति, दलित विमर्श, दलित चेतना और दलित उत्थान, ये 4 अलग अलग स्तंभ हैं, एक नहीं है। आप जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए दलितों को वोट बैंक में तब्दील कर रखना चाहते हैं, उसके लिए तरह तरह के तर्क गढ़ते हैं। अगर दलित हिंसा को जायज ठहराने की कोशिश की जाती है, ठीक वैसे ही है जैसे महाराष्ट्र में मराठा राजनेता जो होते हैं वो मराठा हिंसा को सही ठहराते हैं, हरियाणा में जाट राजनेता जो होते हैं वो जाट हिंसा को सही ठहराते हैं। आप हिंसा को सही ठहरा करके अपने वोट बैंक को जायज ठहराने की लगातार कोशिश करते हैं। राणा जी, अभी तो ये बीजेपी और कांग्रेस जब बोल रहे थे तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी पार्टी का है, क्योंकि लगभग सेम लाइन टो कर रहे थे दोनों के दोनों। आजकल सबने अपने चेहरे पाल रखे लोग हैं। दलित राजनीति का दलित उत्थान से कोई लेना देना नहीं है। जैसे बैकवर्ड राजनेताओं का बैकवर्ड राजनीति से बैकवर्ड के उत्थान का कोई लेना देना नहीं है। किए जाएंगे तो ठीक नहीं।
नहीं, इस देश का संविधान बार बार कहता है कि हर आदमी नागरिक है, लेकिन कोई भी पार्टी जो सत्ता में हो या सत्ता में ना हो, हर बार कोशिश करती है कि उसकी जाति के लोग, उसके समुदाय के लोग, उसके वोट बैंक के लोग वही बने रहें। दलितों के दलित बने रहने में ही दलित राजनेताओं की भलाई है। उन तमाम लोगों की दुकान चलती रहती है जो दलित विमर्श की बात करते हैं, दलित चेतना की बात करते हैं, दलित उत्थान की बात करते हैं, दलित राजनीति की बात करते हैं कि दलित का दलित बने रहना है। डॉक्टर उदित राज जवाब, डॉक्टर उदित राज जवाब, डॉक्टर उदित राज जवाब सही है। आरोप लगा रहे, ये आरोप लगा रहे गलत क्या है भ्रांत है। ये जिनको अनुभव नहीं है दलितों की पीड़ा का अनुभव, वही ऐसी बात अरे पुनिया जी, आप जवाब देने दीजिए। उदित राज जी में 1 मिनट, इस विमर्श से मेरा बहुत टकराव रहा है कि आप दलित नहीं हैं तो दलित दर्द को नहीं जान सकते हैं। ये स्त्री विमर्श और दलित विमर्श जो रहा है ना, कि आप स्त्री नहीं है तो स्त्री की पीड़ा नहीं जानते हैं, दलित नहीं है तो दलित का दर्द नहीं जानते हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं इससे सहमत हूं ही नहीं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि मायावती, रामविलास पासवान, उदित राज जैसे लोग जो दलितों की राजनीति करते रहे हैं, उन्होंने दलितों का भला किया क्या? सर, मेरा सवाल आपसे है, मेरा सवाल जायज है। जवाब देखिए, न उदित राज में, न पीएल पुनिया में, न मायावती में, न पासवान में किसी की औकात नहीं है कि हम दलितों की भला कर सके। हम कौन सा, हमारे पास सत्ता है भाई? हमारी क्या औकात है? सुप्रीम कोर्ट अपर कास्ट के पास में, मीडिया अपर कास्ट में, कॉर्पोरेट हाउसेस सारे अपर कास्ट के हैं, सारी मशीनरी अपर कास्ट का है, सारा सिस्टम, इस देश का गवर्नेंस सिस्टम अपर कास्ट का। दलितों को हम कैसे गरीब रख सकते हैं? अरे उठाने का काम तो आप ही लोग कर सकते हो भाई। सारे सेक्रेटरीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। डॉक्टर उदित राज, आप सांसद हैं, कानून बनाना आपका काम है। हमारी क्या औकात है? हमारी औकात, हमारी क्या औकात? उदित जी, मैं आपके पुनिया जी की भी क्या औकात है कि हम लोग उठा देंगे? अरे ये गलत, उदित जी ये गलत। नीति आयोग चलाने वाले आप लोग, एक चर्चा उदित जी, चलाने वाले आप, बुद्धिजीवी आप भी, अखबार चलाने वाले आप हैं। हम लोगों को क्या है इस देश में भाई? कानून बनाने का काम आपका है। उदित जी, मैं नहीं आंचल, उदित जी इस पूरी बहस को गलत रास्ते पर ले आए हैं। नहीं, कानून थोड़ी बना, पुनिया थोड़ी कानून बनाते हैं। उदित जी, आप नहीं, इस बहस को आप गलत रास्ते पर लेकर के हैं। उदित जी, मैं बार बार कहूंगा, अब आप पीएल पुनिया साहब को अपने आप को लेकर के आपने यहाँ भी, सर यही राजनीति है आपकी, यही राजनीति है सर। आपने पुनिया साहब को खुद को खड़ा कर दिया। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश के आजाद होने के बाद भी है हमारे पास, सर, इस देश के आजाद होने के बाद भी 1950 से इस देश में आरक्षण के रहने के बाद भी एक बड़ा वर्ग हमारे देश का, 20% आबादी देश की, वो अगर पिछड़ी हुई है तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। इस देश का राष्ट्रपति बना देते हैं आप, हमारा कोई दोष इस देश में लोकसभा स्पीकर बना देते हैं। अरे सर, इस देश की इतनी बड़ी आबादी में से आप आइकॉन ढूंढते हैं। अभी दिलीप जी कह रहे थे छीन लेती है सर, आप डेकोरेटिव छीन लेती है सर, आप डेकोरेटिव पीसेस में दलितों को क्या अखबार, सर आप डेकोरेटिव पीसेस में यकीन करते हैं। एक राष्ट्रपति बना दिया गया, आप संतुष्ट हो गए। एक लोकसभा स्पीकर उत्थान कर सकते हैं कि आपको करना है सारा सर, मैं इस देश का आम नागरिक हूँ। नहीं सर, रिसोर्सेज, संसाधन, उदित जी, मैं इस देश का एक आम नागरिक हूँ। आम नागरिक की हैसियत से, एक पत्रकार की हैसियत से मेरा सवाल है। मैं पुनिया साहब को, उदित राज को एक मोर्चे पर लगता नहीं आपको? अरे सर, पैदा होते तो पता लगता नहीं। उदित राज को पता है कि उदित राज की क्या औकात है? उदित जी, मैं जानता हूं, मेरा सवाल आपसे है ही नहीं। हम क्या दे सकते हैं दलितों को? उदित जी, मेरा सवाल सीधा आपसे नहीं है, मेरा सवाल उस मानसिकता से है जो लोग राजनेता बने बैठे हुए हैं और दलित राजनीति करते हैं। नहीं उदित जी, जितना हो सकता है उतना मत लीजिए, संसाधन ही नहीं हमारे पास, पावर ही नहीं हमारे पास, कानून हम बना नहीं सकते हैं। मेरे सवाल को जब तक आप खुद पर लेते रहेंगे, पुनिया साहब के साथ खड़ा होकर के मोर्चा मंच बनाते रहेंगे, आप एक राजनेता की मानसिकता में फंसे रहेंगे। मेरा सवाल उस मानसिकता से है नहीं, उस तरह से है नहीं। मेरा सवाल उस सिस्टम से है, उन लोगों से है जो दलितों की राजनीति करते हैं। संबोधन करना पड़ेगा। जाति एक विषय है, जाति एक समस्या है, जाति एक प्रश्न है, क्यों नहीं संबोधित करते? सर, उसके रास्ते निकालने पड़ेंगे, उसके रास्ते, आरएसएस करे, मीडिया करे, किसी ने आज तक किया ही नहीं। जाति को छोड़ दिया है, जाति को टैकल कौन करेगा? न गवर्नमेंट इंटरफियर करती है जाति में, न पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं, न अखबार करता है, न मीडिया करता है, न बुद्धिजीवी करते हैं, यूनिवर्सिटी करती है, न कॉलेजेस करते हैं। जाति जैसे बड़े विषय को आज तक छुआ ही नहीं जा रहा। तो मैं कह तो रहा हूं सर
लेकिन सवाल ये है कि जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार आएगी और 60% लोग एक ही जाति के नीचे के थाने से लेकर के ऊपर के सेक्रेटरीट चले जाएंगे, सवाल नहीं उठता है। जब तो क्या सरकार बनते तो नहीं करते क्या? सर मैं यही कह रहा हूं कि केंद्र सरकार में 150 में से 140 अपर कास्ट सेक्रेटरी है। अरे ये हाँ जात-पात बंद करिए, मैं जात-पात की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा सवाल इस पर नहीं है, तथ्य की बात कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि ये बात जाकर आप मोदी जी को बताइए ना, ये बता तो सकते हैं आप। और पुनिया साहब, आप इतने साल से आरक्षण दिया जा रहा है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात हो रही है, लेकिन अगर दलितों का उत्थान हो ही नहीं रहा है तो ये सारी मीनिंगलेस एक्सरसाइज है कि पुलिस कैसे बनी रहती है। जो भी उत्थान हुआ आरक्षण से हुआ, वो भी नहीं लागू होने जो बात प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, अब आउटसोर्सिंग हो रही है, सारी सरकार प्राइवेटाइजेशन में लगी है, आउटसोर्सिंग में लगी है। यहाँ पर बंद है, यहाँ पर ये आरक्षण जो भी मिला वो छीना जा रहा है। रूज में रह के नहीं सर, ये इस तरह से नहीं चलेगा। मेरा मतलब ये आप सवाल को समझिए। नहीं, लेकिन सर ये दलित समाज पुनिया साहब, ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो बताया गया, गलत है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो बताया गया आरक्षण को लेकर, और अभी तक लेके, और अगर नहीं दरअसल इस पूरे लड़ाई में असल एक चीज हम लोग भूल रहे हैं कि जब तक इस देश में दलित समाज में कितना उत्थान हुआ है, लिटरेसी में और सब में, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी में, वो उसमें फर्क है। लेकिन एक कर देना कि सब नेता बेकार हैं और दलित समाज का कुछ हुआ ही नहीं है, तो क्या अकेले दलित समाज के नेताओं का ही दायित्व है दलित समाज को उत्थान करने के लिए? क्या एक नागरिक के हमारे से संविधान में विश्वास रखने वाले लोगों को उनको आगे आना नहीं चाहिए? मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने क्या किया है दलित उत्थान के लिए? हम जो अपने से जो कर सकते थे वो किया और करते रहेंगे, जरूर करते रहेंगे। हम अपनी जिम्मेवारी छੱडते नहीं है, लेकिन ये अकेले दलित समाज से संबंधित नेताओं की जिम्मेवारी नहीं है। नहीं, पुनिया जी और डॉक्टर उदित राज, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और आप पूछ रहे हैं कि हमने क्या किया, तो हमने आपको ये मंच दिया है। मुझे लगता है कि राणा यशवंत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं, उसमें एक वक्त बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास, नहीं वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। विकास हो गया, पुनिया साहब, दलित उत्थान हो गया, आपके हिसाब से उत्थान हो गया। देखिए, इंस्टीट्यूशन के तौर पर पॉलिटिक्स अकेला इंस्टीट्यूशन है जहां दलितों को कुछ हिस्सेदारी है, इसलिए मुझे लगता है कि राजनीति को लेकर इतनी तीखी बातें की जाती है। बाकी सारे इंस्टीट्यूशन, जो जुडिशरी हो, मीडिया हो, लेकिन पुनिया साहब, वहाँ हिस्सेदारी नहीं है। हम आपके ऊपर सवाल इंडिविजुअल लेवल पर नहीं उठा रहे हैं, हमारा ये कहना है कि ये कहना है कि साहब कुछ भी नहीं हुआ दलित उत्थान। अरे पुनिया साहब, ये कहा ही नहीं गया, सड़क पर पुनिया साहब ये कहा ही नहीं गया कि दलितों का कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सिर्फ ये कहा है कि एक बड़ी आबादी को उसके हालात में बनाए रखने की एक राजनीति होती है। भाई जो कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं, बहुत नहीं, जो हम कर सकते हैं, और सर, 1 मिनट का समय लूंगा, 1 मिनट का समय लूंगा। एक मानसिकता जो खराब की जाती है, दलित इश्यूज को, जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, हमने उठाया है। बिल्कुल पुनिया साहब, आपने उठाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने भी आपको मंच दिया, क्योंकि दलित उत्थान की जो बात हो रही है, डॉक्टर उदित राज और पीएल पुनिया साहब, आप अकेले नहीं है, राणा यशवंत, आंचल आनंद, अनिल गुप्ता जी और साथ ही साथ दिलीप चंद्र मंडल, हम आपके साथ हैं। लेकिन सवाल यही है, उसको समझिए, सवाल यही है कि जब इस तरह की हिंसा भड़कती है तो कई सवाल पुलिस प्रशासन व्यवस्था पर उठते हैं, और वो सवाल उठाना हमारा काम है, हम आगे भी उठाते रहेंगे। आप सब लोग टुनाइट एट 9 में हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। एक लाइन का वक्त है, राणा यशवंत आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्विकली? नहीं, मेरी बात सिर्फ इतनी ही थी कि हमने नेक मन से ये बात कही है, जो कि उदित राज भी समझते हैं, पुनिया साहब भी समझते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब शंभूक जैसे चरित्र को आप उठाते हैं, जब एकलव्य को उठाते हैं, सवाल पूछा, हमें जवाब देने का मौका मिला। हाँ, मैंने कहा सर कि शंभूक और एकलव्य जैसे जो कैरेक्टर, पौराणिक कैरेक्टर होते हैं, इनके आधार पर अगर हिंसा को सही ठहराने की कोशिश की जाती है तो हम अपने पूरे समाज को किसी दूसरे रास्ते पर ले जाते हैं। वहां भी आप लोगों की आवाज इतनी ही मजबूत होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप सब लोग हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।